गाइज, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान का परिचय। साथ में राजस्थान में जो भी नवीनतम जिले अपडेट हुए उसको भी पढ़ेंगे। साथ में जो संभाग है उन संभाग पड़ोसी जो राज्य है उनकी सीमा है। राजस्थान का उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो विस्तार है वो भी अपन सारा इस क्लास में पढ़ेंगे। तो क्लास में बने रहिए और क्लास अच्छी लगे तो अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें। साथ ही में एक छोटा सा निवेदन करूंगा, इस चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक्स करें। लीजिए अपन बिना देरी करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के कुल 19 जिले जो नवीनतम बने हैं, जो कि 19 जिलों की अगर नवीनतम जिलों की जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी वो 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल की बैठक में इन जिलों को अंतिम रूप दिया गया था। प्रश्न बनता है कि राजस्थान के जो 19 जिले बने थे उस 19 जिलों को मंत्रिमंडल ने कब उसको अंतिम रूप दिया था, तो वो दिया 4 अगस्त 2023 को। उसके बाद में उसकी जो नवीनतम जो 19 जिले हैं उस 19 जिलों की जो अधिसूचना जारी कब की गई, तो वो की गई थी 6 अगस्त 2023 को। जबकि अधिसूचना जो 6 अगस्त को डॉक्यूमेंट में की गई थी, लेकिन जो प्रभावी हुए थे वो 7 अगस्त 2023 से जिले प्रभावित हो गए थे। अधिसूचना अगर प्रभावित का प्रश्न आता है कि अधिसूचना कब से प्रभावित की हुई थी, तो वो 7 अगस्त 2023 से हुई थी। और अधिसूचना कब जारी की गई, तो वो जारी की थी 6 अगस्त 2023 को। मंत्रिमंडल की बैठक में कब उसको अंतिम रूप दिया गया था, तो वो 4 अगस्त 2023 को दिया गया था। लीजिए कौन कौन से अपने 19 जिले बने, उस 19 जिलों को अपन देखते हैं। पहला जैसे अनूपगढ़, दूसरा फलोदी, तीसरा जोधपुर, चौथा जोधपुर ग्रामीण, पांचवा बालोतरा, छठा सांचौर और सातवां सलूम्बर, आठवां छापुरा, नौवां केकड़ी और 10वां ब्यावर, 11वां डीडवाना कुचामन, 12वां दुदू और 13वां जयपुर, 14वां जयपुर ग्रामीण, 15वां नीम का थाना और 16वां कोटपुतली बहरोड और 17वां खेड़तल तिजारा, 18वां डिग और 19वां गंगापुर सिटी। ये तमाम 19 जिले थे। 19 जिले 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल की बैठक में उसको अंतिम रूप दिया गया था। साथियों, पहले राजस्थान में 33 जिले थे, लेकिन 30 जो 19 जिले हैं उस 19 जिलों को और जोड़ा गया। और राजस्थान में कुल कितने अभी वर्तमान में कितने जिले हैं, तो राजस्थान अगर पूछा जाए तो वर्तमान में 50 जिले हैं। इसके बाद देखिए, ये राजस्थान का जो 50 जिले बनने के बाद में अपने सामने राजस्थान का जो नक्शा आता है वो राजस्थान का स्वरूप है। जैसे उत्तर में श्रीगंगानगर और दक्षिण में रहेगा आपका बांसवाड़ा, पूर्व में आपका रहेगा धौलपुर, तो पश्चिम में रहेगा जैसलमेर। लीजिए ये पूरा अपने जो राजस्थान का 50 जिलों का ये मैप है। उसके बाद देखिए अपन किन जिलों का कौन सा शुभकर है वो अपन देखते हैं। तो बाड़मेर का अगर शुभकर रहेगा तो वो मरु लोमड़ी है। जैसलमेर का अगर शुभकर पूछा जाए तो गोड़ावन है। बीकानेर का अगर शुभकर पूछा जाए तो भट तीतर या रेत का तीतर है। श्रीगंगानगर का अगर पूछा जाए तो सिंकारा है। हनुमानगढ़ का पूछा जाए तो छोटा किलकिला है। सुरू का है तो वो कृष्णमर्ग है। झुंझुनू का काला तीतर है। और इसके बाद में सीकर का है वो शाहीन है। जयपुर का है शीतल है। अलवर का है सांबर है। भरतपुर का सारस है। और धौलपुर का है वो पंचीरा इंडियन क्रीमर है। और करौली का है वो घड़ियाल है। सवाई माधोपुर का है बाघ है। कोटा का है उदबिलाव है। बारा का मगरमच्छ है। झालावाड़ का है वो गागरोनी तोता है। और चित्तौड़गढ़ का है वो चौसिंगा है। और भीलवाड़ा का जो शुभकर है वो है मोर है। प्रतापगढ़ का शुभकर है वो उड़न गिलहरी है। और जो बांसवाड़ा का शुभकर है वो है जलपीपी। और डूंगरपुर का जो शुभकर है वो है जांगिल। ये साथियों 22 जो शुभकर थे। साथ में और भी शुभकर है, जैसे उदयपुर का देखा जाए तो है वो कब्र बिज्जू है। सिरोही का शुभकर है जंगली मुर्गा है। जालोर का शुभकर है वो भालू है। जोधपुर का शुभकर है वो कुंजा है। नागौर का शुभकर है वो राजहंस है। अजमेर का शुभकर है वो खड़मोर है। और टोंक का शुभकर है वो हंस है। दौसा का शुभकर है वो खरगोश है। बूंदी का है वो सुरखाब है। उसके बाद में राजसमंद का है वो बेड़िया है। और पाली का है वो तेंदुआ है। तो साथियों ये टोटल जो 33 से थी उन 33 जिलों के जो शुभकर है वो बताए गए हैं। ये शुभकर का प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि कौन से जिले का कौन सा शुभकर है। उसके बाद देखिए ये जो
अलग अलग जो मैंने आपको शुभकर बताए हैं, कौन से ज़िले का कौन सा शुभकर है, तो इस मैप के माध्यम से पूरा आपको समझाया गया है। एक बार आप मैप में नज़र डालिए, देखिए पहला जो शुभकर है वो किसका है, तो श्री गंगानगर का कौन सा है, तो सिंकारा है। हनुमानगढ़ का है तो छोटा किला है, जो कि हाईलाइट में किए हुए सारे बताए हैं। बीकानेर का जैसे बड़तीतर है, जैसलमेर का गोडावन है, नागौर का जैसे राजहंस है, जोधपुर का जैसे कुरुंजा है, पाली का जैसे तेंदुआ है, बाड़मेर का जैसे मरुलोमड़ी है, जालोर का जैसे बालू है, सिरोही का जैसे जंगली मुर्गा है, और जैसे बारा का मगरमच्छ है। ये तमाम जो शुभकर मैंने आपको क्लास में बताए हैं, इस मैप के माध्यम से भी समझाया गया है। तो एक बार आप मैप को भी नज़र लगाइए। लीजिए अपन आगे देखते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान के सामान्य परिचय में अपन देखेंगे राजस्थान की स्थिति और राजस्थान का विस्तार। राजस्थान की स्थिति अपन देखते हैं कि ग्लोब के आधार पर राजस्थान की स्थिति क्या है। अगर विश्व ग्लोब में अपन देखेंगे तो राजस्थान, विश्व ग्लोब में अगर देखेंगे तो राजस्थान किस तरफ है, तो विश्व ग्लोब में राजस्थान की स्थिति है वो उत्तर पूर्व में। अगर पूछा जाए कि विश्व ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो वो आपको बताना है उत्तर पूर्व दिशा में। और कौन से गोलार्ध में है, तो वो उत्तरी गोलार्ध में है। उसके बाद में भूमध्य रेखा जो कि उत्तर में है, और जो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा के पूर्व में भारत की स्थिति है वो उत्तर पश्चिम में, एशिया की स्थिति है वो दक्षिण पश्चिम में, और अक्षांश कौन सा है, उत्तर, और देशांतर कौन सा है, पूर्व। ये राजस्थान की स्थिति है। उसके बाद देखिए जो 0 डिग्री जो ग्लोब बनाया गया है, उस ग्लोब में जो स्थिति देखिए कि ये ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है, जो कि सीधी रेखा जिसे अपन 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखा होती है उसे कहते हैं अपन 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा। और जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखा होती है जिसे अक्षांश रेखा होती है। इसके बाद देखिए जो बीच में एक लाइन खींची गई है जिसे भूमध्य रेखा होती है, वो भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर है वो कर्क रेखा है, और भूमध्य रेखा के नीचे की ओर है वो मकर रेखा है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, और जो मकर रेखा है वो भी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिण और 23.5 डिग्री उत्तर। और जो राजस्थान के अगर ग्लोब में आप स्थिति देखते हैं, तो राजस्थान की भारत की अगर विश्व ग्लोब में स्थिति है, तो भारत जो उत्तरी गोलार्ध में आया हुआ है, और साथ ही में भारत की स्थिति देखें तो भारत उत्तर और पूर्व दिशा में स्थित है विश्व ग्लोब में। उसके बाद में देखिए आगे क्या दिया गया है, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे अपन अक्षांश रेखा कहते हैं। साथियों इस बात का ध्यान रखना है कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। अक्षांश रेखा हमेशा पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को अपन अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश किसे कहते हैं, तो अक्षांश का मतलब ये होता है कि भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की दिशा के मध्य जो कोणीय दूरी होती है उसे अक्षांश कहते हैं। मतलब भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण के मध्य की जो कोणीय दूरी होती है उसे अपन अक्षांश कहते हैं। और अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, जो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर खींची जाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो कोणीय दूरी होती है उसे अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखा भी अलग है और अक्षांश भी अलग है। अक्षांश का मतलब होता है कोणीय दूरी, और अक्षांश रेखा का मतलब होता है काल्पनिक खींची जाने वाली रेखाएं। उसके बाद आता है देशांतर। देशांतर किसे कहते हैं, देशांतर रेखा तो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची जाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे अपन क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। उसके बाद में 0 डिग्री देशांतर आता है। देशांतर 0 देशांतर से पूर्व तथा पश्चिम के मध्य की जो कोणीय दूरी होती है उसे देशांतर कहते हैं। देशांतर हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। जो देशांतर रेखा होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। लीजिए ग्लोब आपके सामने है, इस ग्लोब को देखिए। ग्लोब में बताया गया है कि जो बीचों बीच सेंटर में जो रेखा खींची गई है येलो कलर में, वो आपकी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा को 3 नाम से भी अपन जान सकते हैं। भूमध्य रेखा भी कहते हैं, उसे 0 डिग्री विषुवत रेखा भी कहते हैं, उसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, उसे इक्वेटर ब्रेक लाइन भी कहते हैं। उसके बाद देखिए कोणीय दूरी, जो कि ऊपर में जो उत्तर में कोणीय दूरी बताई गई है और दक्षिण में जो कोणीय दूरी बताई गई है, उत्तर में कोणीय दूरी और दक्षिण में कोणीय दूरी ग्लोब में बताई गई है। इसी बात देखिए देशांतर को ग्लोब के माध्यम से समझाया गया है। देखिए देशांतर हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, जो देशांतर एक देशांतर को पार करने में करीबन 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार से कोणीय दूरी
है, ये पूर्व और पश्चिम। इसके बाद देखिए ये स्थिति, इसमें देखिए जो ग्रीन लाइन का जो येलो लाइन खींची गई है, जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, और भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर में उत्तर की दिशा में 23.5 डिग्री कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा, जो कि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है ये भारत के बीचों बीच होके निकलती है और 8 राज्यों से होकर ये निकलती है। कौन सी रेखा? तो 23.5 डिग्री। और 23.5 डिग्री जो मकर रेखा दक्षिण में है वो ऑस्ट्रेलिया को बीचों बीच होकर निकलती है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है राजस्थान भारत को 2 भागों में बांटती हुई निकलती है। कुल 8 राज्य हैं, उस 8 राज्यों को टच करते हुए निकलती है। और राजस्थान में ये जो कि बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ गांव से होकर गुजरती है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में देखिए तो ऑस्ट्रेलिया जैसे कि मकर रेखा होकर गुजरती है बीचों बीचों के। उसके बाद देखिए ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा के पूर्व दिशा की ओर जाने पर समय बढ़ता है। इस बात का ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि ग्रीनविच रेखा के पूर्व दिशा की ओर जाने पर समय क्या करता है? बढ़ता है। लेकिन जबकि पश्चिमी की ओर जाने पर समय क्या करता है? घटता है। इस बात का ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रीनविच रेखा के आप पूर्व की ओर जाओगे तो समय बढ़ेगा और आप पश्चिम की ओर जाओगे तो समय घटेगा। इसके बाद देखिए डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है कि 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा, अगर आप पश्चिम की ओर जाओगे तो समय घटता है और पूर्व की ओर जाओगे तो आप समय क्या करता है? बढ़ता है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। उसके बाद देखिए कुल जो देशांतर रेखा कितनी है? तो 360 है, 180 पश्चिम और 180 पूर्व, टोटल 360 देशांतर हैं। और पृथ्वी 24 घंटे में 300 देशांतर रेखा को पार कर जाती है। जो पृथ्वी होती है 24 घंटों में जो 360 देशांतर रेखा को भी पार कर जाती है। 24 घंटे मतलब 360 देशांतर, अगर 1 घंटे में 1 घंटा जैसे 360 में बस 24 का भाग देंगे तो 1 घंटे में 15 देशांतर जो पार करती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया गया है कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है और 1 घंटे में कुल 15 देशांतर जो पार करती है जो पृथ्वी होती है। एक देशांतर जैसे कि 60 बजे 15 4 मिनट का अंतर आता है, तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है कि एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। उसके बाद कुछ प्रश्न भी बताया गया है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। लीजिए पहला प्रश्न बनता है कि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय सायकाल 6 बजे है तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? अगर 10 डिग्री जो पूर्वी देशांतर पर समय सायकाल के समय कितने बजे? 6 बजे है और जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? तो पूर्व की ओर जाने से समय क्या करता है? बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर समय क्या होता है? घटता है। तो लीजिए 10 डिग्री से अपन कितने गए? 70 डिग्री। 10 डिग्री पर समय कितना बजा है? 6 बजा है और 70 डिग्री पर जाएंगे तो समय क्या होगा? तो 10 डिग्री पर जाएंगे तो उसमें 4 और प्लस करना, मतलब 70 माइनस 10 करोगे तो 60 हो जाएगा और 60 से क्या करना अपन को? गुणा करना है। 4 से गुणा क्यों करेंगे? कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 60 × 4 का गुणा करेंगे 240 मिनट और 240 मिनट मतलब कितने घंटे होते हैं? 4 घंटे। तो मतलब अगर 6 बजे हैं तो 4 घंटे प्लस कर लो तो 10 बज जाएंगे। मतलब अगर आप 10 डिग्री जो पूर्वी देशांतर पर आप सायकाल 6 बजे हैं तो जैसे आप 70 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा वहाँ पर 10 बजेंगे। इस प्रकार से एग्जाम में सवाल भी आते हैं। दूसरा सवाल है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 12 AM है तो 110 पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? तो लीजिए देखिए 70 डिग्री पर समय कितना है? 12 बजे है। 110 डिग्री पर समय क्या होगा? तो 170 में से 110 डिग्री में से 70 को माइनस कर लो, कितने होते हैं? 40। 40 × 4 का गुणा कर लो मतलब 160 मिनट। 160 मिनट का समय कितना होता है? उसमें 60 का भाग देखिए निकालिए तो 2 घंटे और 40 मिनट होती है। तो मतलब 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 12 बजे हैं तो 12 बजे में 2 घंटे और 40 मिनट और प्लस के लिए तो 2:40 AM होगा। अगर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 12 बजे है तो 110 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना होगा? 2:40 मिनट होगा। देखिए तीसरा सवाल है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 7 AM है तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? तो 30 में से 80 को निकालिए, कटाइए,
कितने बजे 50, और 50 इंटू 4 मिनट का गुणा कीजिए 200 मिनट, और 200 मिनट को आप घंटे में बदलिए तो 3 घंटे और 20 मिनट होती है। तो 80 पूर्वी देशांतर पर कितने 7 बजे, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा, तो अब वो आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा 3, मतलब 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना है 7 बजे, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा वो आपको निकालना है। तो कितना होगा -3 आवर और 20 मिनट, तो कितना समय होगा 3:40 होगा। इसमें से माइनस आपको समय करना है। 7 बजे है, उस 7 बजे में से 3 घंटे और 20 मिनट को क्या करना है, आपको घटाना है, वो आपका समय आ जाएगा। चौथा सवाल है 130 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना है 11 बजे, तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा आपका, तो 130 डिग्री उस पर समय 11 बजे है, और जो 60 डिग्री उस पर समय आपको बताना है। तो 130 में से 60 को माइनस कर लो 70, और 70 को 4 मिनट से गुणा कर लो, कितने होते हैं 280 मिनट, और 280 मिनट को घंटे में बदलिए तो 4 घंटे और 40 मिनट होते हैं, और 11 बजे में से 4 घंटे और 40 मिनट निकाल दीजिए, कितना समय होता है, तो वो बजेगा 6:20। 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय होगा 6:20 AM, और 130 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय होगा वो कितना होगा आपका 11 AM। पांचवा सवाल है कि 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय 9 बजे और 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा। इसमें समय आपका क्या होगा, घटेगा। आप जैसे जैसे पश्चिम दिशा की ओर जाओगे तो समय घटता जाएगा, और जैसे जैसे पूर्व दिशा की ओर जाओगे समय क्या होगा, बढ़ता जाएगा। देखिए अपन जैसे 30 डिग्री पर समय 9 बजे, तो 60 डिग्री पर समय आपको क्या बताना है, वो बताना है। तो 60 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितने होंगे 30, और 30 का इंटू 4 का गुणा करेंगे 120 मिनट, मतलब 2 घंटे। अगर 30 डिग्री पर आप कितने 9 बजे तो 60 डिग्री पर आपके कितने होंगे 7 बजेंगे। इसमें से 2 घंटे आपको क्या करना है, घटाने हैं, माइनस करने हैं। 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय 4 बजे है, तो 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा, तो 90 डिग्री पर आपका समय क्या है 4 बजे, तो 20 डिग्री पर आपका समय बताना है। तो देखिए 90 - 20 कटा तो 70, और 70 में 4 का 280, और 280 के घंटे कितने होते हैं, 280 मिनट के घंटे कितने होते हैं, तो 4 घंटे और 40 मिनट, और 4 घंटे और 40 मिनट इसमें क्या करना है आपको प्लस करने हैं। तो 8 बज के कितने होंगे 40 मिनट होगा, क्योंकि आप वापस आपको 90 डिग्री से 20 डिग्री की ओर आपको आना है, मतलब पश्चिम से आपको आप पूर्व की ओर आया तो समय को क्या करना है प्लस करना है, और आप पश्चिम से पश्चिम की ओर जा रहे हो तो आपको समय को क्या घटाना है, घटाना पड़ेगा। उसके बाद 7वां सवाल है कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय आपका 10 AM है, तो कितने डिग्री पर पूर्वी देशांतर पर समय आपका 1 बजा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ये है कि आपकी 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर उसका समय कितना है 10 AM है, तो कितने डिग्री पर समय आपका 1 बजे होगा, ये बात ध्यान रखना है। 10 और 1 में अंतर निकालिए, 3 घंटे और 15 मिनट, 3 घंटे और 15 मिनट, 45 + 70 मतलब 115 डिग्री। 115 डिग्री होगा, उस 115 डिग्री पर समय आपका 1 बजा होगा। आगे देखिए 8वां सवाल है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 2 बजे है, तो कितने डिग्री देशांतर पर समय से PM होगा, तो 2 PM इंटू 6 PM अंतर होगा 4 घंटे और 15 मिनट, 4 घंटे 15 मिनट का मतलब 60 + 30 + 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री पर आपका 6 PM होगा। आगे सवाल है 9वां सवाल है 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 8 PM है, तो कितने डिग्री देशांतर पर 3 PM होगा। 8 PM और 3 PM अंतर होगा 5 घंटे और इंटू 15 मिनट बराबर 75 डिग्री। 75 डिग्री, और 75 डिग्री में 100 डिग्री में से 75 डिग्री माइनस कर लो तो उस पर कितना डिग्री होगा 25 डिग्री, मतलब 25 डिग्री पर 3 PM होगा। मतलब 100 डिग्री पर आपका समय 8 PM है, तो 25 डिग्री पर आपका समय होगा 3 PM। इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में 10वां सवाल है 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर समय 12 AM है, तो कितने डिग्री पर देशांतर समय 8 PM होगा। तो 12 और 8 4 घंटे 15, और 4 घंटे 15 मिनट इंटू मतलब 4 घंटे 60 डिग्री और 15 मिनट प्लस 50 डिग्री, उसके बाद में 110 डिग्री पश्चिमी देशांतर होगा, मतलब 8 PM पर 110 डिग्री पश्चिमी देशांतर होगा। तो गाइस ये कुछ प्रश्न बताए गए हैं, इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आते
है। लीजिए अपन और देखते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई होती है वो कम हो जाती है, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे अपन ध्रुवों से, जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अक्षांश रेखा होगी, उस अक्षांश रेखा की लंबाई होगी उसमें क्या हो जाएगी, कमी होती है, लेकिन उसके बीच की जो दूरी होगी उसमें कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। मतलब अक्षांश रेखा, जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे तो उसकी जो दूरी होगी उस दूरी में क्या होगी, लंबाई में क्या आएगी, कमी आएगी, लेकिन उसके दूरी में कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। उसके जो बीच की दूरी होगी उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद देशांतर रेखा की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन उनके बीच की दूरी पर ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, क्योंकि देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर जाने पर सारी मिलती है, इसलिए वहाँ दूरी उनकी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे कटिबंध कहते हैं, ग्रिड कहते हैं, जबकि दोनों देशांतर के जो मध्य का जो क्षेत्र उसे गोर कहते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है। भाई कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि दोनों कटिबंध, दोनों जो अक्षांश रेखाएं होती है, दोनों अक्षांश रेखाओं के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे कटिबंध कहते हैं, और दोनों देशांतर रेखा होती है, उस देशांतर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे अपन गोर कहते हैं, गोरे कहते हैं। देखिए राजस्थान की अपन स्थिति देखे हैं, कैसी स्थिति है मैप के अनुसार। राजस्थान के उत्तर में जो गांव है श्रीगंगा जिला है, श्रीगंगानगर, और कौन सा गांव है, कोणा गांव। उत्तर में जो 30 डिग्री 12 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है, और नीचे देखिए दक्षिण में कौन सा गांव है, तो बोरकुंड गांव है, कुशलगढ़ तहसील है बांसवाड़ा में, जो कि 23 डिग्री और 3 मिनट। तो उत्तरी अक्षांश कितना है, 30 डिग्री 12 मिनट से लेकर 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसके बाद देखिए पूर्व में, देखिए पूर्व में जो पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर जो 78 डिग्री 17 मिनट है, और पूर्व में जो कौन सा गांव है, सिलान गांव है, और राजखेड़ा गांव है धौलपुर में, जो कि पूर्व का लास्ट पॉइंट है, और पश्चिम का जो लास्ट पॉइंट है राजस्थान का वो है कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर, और जो पूर्वी देशांतर है वो कौन सा है, 69 डिग्री 30 मिनट। तो अक्षांश की स्थिति ये बनती है कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान का पूरी स्थिति है। अब देखिए राजस्थान के उत्तर और दक्षिण की कितनी दूरी है, तो राजस्थान की उत्तर और दक्षिण की दूरी है वो 826 किलोमीटर है। कितनी है, 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की दूरी है वो कितनी है, 869 किलोमीटर। कितनी है, 869 किलोमीटर। उन दोनों दूरी के बीच का जो अंतर कितना है, पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के बीच में दूरी का जो अंतर है वो आता है 43 किलोमीटर। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के बीच का अंतर कितना है, तो वह है 43 किलोमीटर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अक्षांशीय स्थिति, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि उन दोनों के बीच का जो अंतर आता है कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय विस्तार है। कितना विस्तार है, राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट में फैला हुआ है राजस्थान टोटल है जो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय विस्तार उस पर फैला हुआ है। उसके बाद अक्षांश रेखाएं जलवायु निर्धारण करती है, लेकिन जो देशांतर रेखा होती है वो समय निर्धारण करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि अक्षांश रेखाएं हमेशा जलवायु का निर्धारण करती है, लेकिन जो देशांतर रेखा होती है वो हमें समय का निर्धारण करवाती है। उसके बाद राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की जो विकर्ण की लंबाई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि राजस्थान का उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर जो विकर्ण की लंबाई है वो कितनी है, 850 किलोमीटर है, लेकिन दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर जो विकर्ण की लंबाई है वो कितनी है, 784 किलोमीटर। उस दोनों के बीच में जो अंतराल है वो कितना है, 67 किलोमीटर। मैंने आपको पहले बताया है कि राजस्थान के उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम के बीच में जो दूरी है, अंतराल है वो कितना, 43 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान की जो विकर्ण के बीच में अगर पूछा जाए कि राजस्थान के जो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के बीच जो विकर्ण की लंबाई है उसमें कितना अंतर है, तो वो आपको बताना 67 किलोमीटर। कितना है, 67 किलोमीटर। उसके बाद देखिए राजस्थान का देशांतरी विस्तार। राजस्थान का देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है, और जो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है वो कितना है, वो 8 डिग्री और 47 मिनट। मतलब राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो तो कितना है, 7 डिग्री और
7 डिग्री कितना था, 7 डिग्री और 9 मिनट, 7 डिग्री और 9 मिनट अक्षांशीय विस्तार है, और जो देशांतरीय विस्तार है वो 8 डिग्री और 47 मिनट। इस बात का आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का अगर अक्षांशीय और देशांशीय विस्तार पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में राजस्थान पूरा फैला हुआ है। राजस्थान में 9 देशांतर रेखा है और 7 अक्षांश रेखाएं गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना आपको। राजस्थान में कितने देशांतर गुजरते हैं? राजस्थान से 9 देशांतर रेखा है और 7 अक्षांश रेखाएं गुजरती है। इस प्रकार से मैप बनाया गया, देखिए 24 डिग्री 25 डिग्री 26 डिग्री 27 डिग्री 28 डिग्री 29 डिग्री और 30 डिग्री। ये तो अक्षांश है। कितने अक्षांश है? 1 2 3 4 5 6 और 7। अक्षांश तो कितने हैं? 7 और देशांतर कितने हैं? 9। ऊपर से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसे कहते हैं लाम्पोलाई, जो कि लाम्पोलाई जो क्षेत्र है वो कौन सा है? बीच का जो क्षेत्र है अक्षांश और देशांतर रेखा जो बीच का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? वो मेड़ता नागौर है। राजस्थान का जो मध्य गांव कौन सा है? तो लाम्पोलाई है, जो कि मेड़ता तहसील नागौर के अंदर आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपस में क्या करती है? मिलती है। वो कौन सा क्षेत्र है? वो है लाम्पोलाई, मेड़ता तहसील नागौर के अंदर है। अब आता है राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार देखिए, स्थलीय सीमाएं राजस्थान की कितनी है? 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है। और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा देखिए, तो अगर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछी जाए तो 1,070 किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान के साथ में लगती है। और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4,850 किलोमीटर है, जो कि प्रमुख राज्य उन राज्यों के साथ में सीमा लगती है। उन टोटल सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा 5,920 है। अब पहले देखते हैं अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन सी लगती है राजस्थान के साथ में? तो एक तो है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान को क्या करती है? जोड़ती है। उसका निर्धारण कब किया गया था? उसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया था और लागू कब हुई थी? वो 17 अगस्त 1947 को। ये रेड क्लिफ महोदय के द्वारा, रेड क्लिफ महोदय के नाम से ये मतलब निर्धारण की गई थी 15 अगस्त 1947 को, और उसका जो लागू किया गया था वो 17 अगस्त 1947 को किया गया था। और भारत के पाकिस्तान के बीच में ये खींची गई रेखा है, जो कि 1,070 किलोमीटर है। ये एक अध्यारोपित रेखा है। ये एक अध्यारोपित रेखा है। इस रेखा पर 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है, जो कि रेड क्लिफ रेखा है। उस रेड क्लिफ रेखा को एक अध्यारोपित रेखा है। उस रेखा पर कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 2। कौन कौन से? एक तो लद्दाख है, एक है जम्मू कश्मीर, जो कि नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस पर 3 राज्य भी स्थित है, जो कि रेड क्लिफ रेखा है। उस रेड क्लिफ रेखा पर 2 तो केंद्र शासित प्रदेश है और 3 राज्य है। राज्य कौन कौन से? पंजाब, राजस्थान और गुजरात। उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो अगर रेड क्लिफ की कुल लंबाई है तो वो कितनी है? 3,310 किलोमीटर या 3,323 किलोमीटर है। इस पर सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? राजस्थान की। और राजस्थान की सीमा कितनी लगती है? 1,070 किलोमीटर लगती है, जो कि 32.32% है। कुल लंबाई का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? तो 32.32। साथियों, जो कि रेड क्लिफ रेखा की अगर कुल लंबाई पूछी जाए तो 3,310 या 3,323 किलोमीटर है। और राजस्थान की कितनी, राजस्थान में कितनी सीमा है? तो 1,070 किलोमीटर। इस बात का ध्यान रखना है। और रेड क्लिफ रेखा से जुड़ने वाले कितने राज्य हैं, टच होते हैं? वो 3 राज्य हैं, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इस पर कम सीमा किसकी लगती है? सबसे अधिक कम सीमा लगती है वो तो गुजरात की लगती है। वो कितनी है? 510 किलोमीटर, जो कि कुल लंबाई का कितना प्रतिशत है? 15.4%। उसके बाद में देखिए राजस्थान के संदर्भ में रेड क्लिफ रेखा की देखिए कि रेड क्लिफ रेखा की अगर राजस्थान में शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? हिंदुमल कोट, जो कि श्रीगंगानगर से होती है। और अंतिम बिंदु वो कौन सा है? बाकासर, जो कि बाड़मेर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। जो रेड क्लिफ रेखा का अगर राजस्थान में जो शुरुआत और एंड का है, शुरुआत देखिए श्रीगंगानगर, जो कि हिंदुमल कोट से, और बाकासर, जो कि बाड़मेर अंतिम बिंदु है। इस जो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में टोटल 5 जिले होते हैं। वो 5 जिले राजस्थान के रेड क्लिफ रेखा को टच करते हैं। इसमें श्रीगंगानगर, अनूपगढ़,
बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। देखिए डायग्राम के माध्यम से समझा गया है। हिंदुमल कोट जो कि श्रीगंगानगर से, उसके बाद अनूपगढ़, अभी और जिले भी ऐड हो गए। रेड क्लिफ रेखा जो कि पाकिस्तान, जैसे अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। सबसे सर्वाधिक अगर सीमा लगती है तो वो जैसलमेर की लगती है 467 किलोमीटर, जो कि सर्वाधिक है। और सबसे कम सीमा लगती है वो बाड़मेर की लगती है। वो कितनी है 228 किलोमीटर। उसके बाद देखिए सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? एक तो जैसलमेर की लगती है 467 किलोमीटर, और एक लगती है बाड़मेर की, कितनी है 228 किलोमीटर। इन दो जिलों की जो सर्वाधिक सीमा लगती है वो किससे लगती है? रेड क्लिफ रेखा से। राजस्थान के जिले, 2 जिले, उन दोनों जिलों की सर्वाधिक सीमा रेड क्लिफ से लगती है 467 किलोमीटर और 228 किलोमीटर। और नज़दीक मुख्यालय कौन कौन से हैं? रेड क्लिफ रेखा से नज़दीक मुख्यालय के 2 नाम बताइए। एक तो अनूपगढ़ है, एक है श्रीगंगानगर। इस पर दूरी वाला जिला मुख्यालय कौन सा है? इस पर दूरी जिला मुख्यालय कौन सा है? रेड क्लिफ रेखा से ज़्यादा दूरी पर मुख्यालय कौन सा है? वो है बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। रेड क्लिफ रेखा पर दूरी जिला मुख्यालय धुरपुल है। उसके बाद देखिए राजस्थान का स्थलीय सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का योगदान कितना है? 18.07% है। राजस्थान का जो स्थलीय सीमा है उस स्थलीय सीमा का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का योगदान कितना है? 18.07% है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद देखिए कुछ प्रांत हैं, साथ में राजस्थान के कुछ जिले लगते हैं। तो पाकिस्तान के कौन कौन से जिले लगते हैं वो भी देख लीजिए आप। पाकिस्तान के जिले कौन कौन से लगते हैं? देखिए पाकिस्तान के जिले लगते हैं, एक तो बहावल नगर, उसके बाद बहावलपुर, उसके बाद में रहीम यार खान, घोटकी, सुकूर, खीरपुर, संगर, अमरकोट और थारपाकर। ये तो प्रमुख इसके हैं जिले जो कि राजस्थान से टच होते हैं पाकिस्तान के। राजस्थान की जो श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ है उसकी बावलपुर से राजस्थान के 2 जिलों से सीमा लगती है। उसके बाद बावल नगर है, उससे राजस्थान के 2 जिलों से सीमा लगती है। और बावलपुर है, उससे राजस्थान के 2 जिलों से सीमा लगती है। उसके बाद में जो कि पंजाब प्रांत के ये दोनों जिले हैं। उसके बाद में देखिए रहीम यार खान है, और उसके बाद घोटकी है, उसके बाद में सुकूर है, उसके बाद खीरपुर है। इन चारों जिलों की सीमा लगती है केवल जैसलमेर में। उसके बाद में जो सिंध प्रांत के जिले हैं इसमें संगर है और है अमरकोट, उसकी सीमा लगती है थारपाकर से। और एक है थारपाकर और एक है संगर, उमरकोट और थारपाकर, इसे बाड़मेर से सीमा लगती है। ये सिंध प्रांत के 3 जिले हैं। उसके बाद ये बाकी पंजाब प्रांत के जिले हैं। पाकिस्तान के कुल 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा लगाते हैं। राजस्थान के साथ में पाकिस्तान के 9 जिले वो सीमा बनाते हैं। बावल नगर सीमा का निर्धारण श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ से किया गया है। और बावलपुर है उसका जो राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं? अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर से। उसके बाद संगर का क्षेत्र है वो जैसलमेर और बाड़मेर से है। उसके बाद पाकिस्तान के कुछ 6 जिले एक साथ जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? बावलपुर, उसके बाद रहीम खान, घोटकी, सुकूर, खीरपुर और संगर। ये टोटल 6 जिले हैं पाकिस्तान के। 6 जिले राजस्थान के जैसलमेर के साथ में सीमा बनाते हैं। और पाकिस्तान के 4 जिले केवल ऐसे हैं जो केवल जैसलमेर के साथ में सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? इसमें रहीम खान, घोटकी, सुकूर और जैसलमेर। उसके बाद देखिए पाकिस्तान के 3 जिले हैं जो बाड़मेर के साथ में सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? जैसे संगर है, अमरकोट है और थारपाकर। संगर है, अमरकोट और थारपाकर, तो 3 जिले पाकिस्तान के ये बाड़मेर के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के 2 जिले हैं वो केवल बाड़मेर के साथ सीमा बनाते हैं। वो है अमरकोट और थारपाकर। तो ये तो साथियों क्या था? राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है उस सीमा राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं और पाकिस्तान के कौन कौन से जिले में कितने जिले टच करते हैं। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर और 1070 किलोमीटर क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। टोटल 5920 किलोमीटर क्या है? स्थलीय सीमा है। राजस्थान के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले टोटल 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। सबसे अधिक राजस्थान के साथ में सीमा बनाता है वो है मध्य प्रदेश। कितनी बनाता है? 1600 किलोमीटर।
उसके बाद हरियाणा राजस्थान के साथ में सीमा बनाता है 1262 किलोमीटर। गुजरात बनाता है राजस्थान के साथ में सीमा 1022 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश बनाता है 877 किलोमीटर और पंजाब बनाता है केवल 89 किलोमीटर। सबसे कम राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाला राज्य वो है पंजाब 89 किलोमीटर। सबसे अधिक बनाने वाला वो जिला राज्य है वो एमपी जो कि 1600 किलोमीटर। देखिए मध्य प्रदेश के कौन कौन से जो जिले हैं राजस्थान के टच होते हैं और राजस्थान के कौन कौन से जिले वो मध्य प्रदेश के जिलों के साथ में टच होते हैं। देखिए सर्वाधिक सीमा राजस्थान और मध्य प्रदेश में झालावाड़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में नीमच। कम सीमा राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ में किसकी है भीलवाड़ा की। और मध्य प्रदेश का कौन सा है जाबुगा। नज़दीकी जिला मुख्यालय कौन सा है एमपी के वो है धौलपुर। और एमपी के नज़दीक मुख्यालय कौन सा है मंदसौर। उसके बाद दूर जिला मुख्यालय कौन सा है भीलवाड़ा। और मध्य प्रदेश राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय तो रतलाम। राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ में तथा मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि राजस्थान के 10 जिले हैं वो खुला एमपी के साथ में सीमा बनाते हैं और एमपी के 10 जिले वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद देखिए डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है अंतर्राज्यीय सीमा। देखिए ये जिले हैं, ये पूरा जो क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्र कौन सा है एमपी के टच में क्षेत्र है। जैसे मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगर मालवा, रतलाम और जाबुआ, मंदसौर और नीमच। ये टोटल 10 जिले हैं जो कि राजस्थान के सीमा बनाते हैं और राजस्थान के 10 जिले वो किसे सीमा बनाते हैं एमपी के साथ में। जैसे धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बाराटोक, झालावाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उसके बाद प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ये टोटल 10 जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। 1600 किलोमीटर है। इस प्रकार से समझाया गया। देखिए धौलपुर, मुरैना, करौली, श्योपुर, सवाई माधोपुर, शिवपुरी, कोटा, गुना, बारा, राजगढ़, झालावाड़, अगर मालवा, उससे भीलवाड़ा, मंदसौर, चित्तौड़ से नीमच, प्रतापगढ़ से रतलाम और बांसवाड़ा से जाबुआ। उसके बाद दूसरा आता है हरियाणा। हरियाणा के साथ में दूरी कितनी है 1262 किलोमीटर। और हरियाणा के साथ में कौन सी जिले देखिए हनुमानगढ़ से सिरसा, सूरू से फतेहाबाद, झुंझुनू से भिवानी, नीमका थाना से महेंद्रगढ़, कठपुतली से हिसार, खेड़तल से रेवाड़ी, अलवर से मेवात, नहू और डिक। मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 हरियाणा के 7 जिले और राजस्थान के कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राजस्थान के 9 जिले हैं और हरियाणा के कितने 7 जिले सीमा बनाते हैं। देखिए इस प्रकार से डायग्राम से समझाया गया है जिसमें हिसार, फतेहाबाद, हिसारी, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात ये टोटल हरियाणा के हैं। जिसमें हनुमानगढ़, सूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, कठपुतली, बहरोड, खेड़, तिजरा, डिग और अलवर ये जिले राजस्थान के सीमा बनाते हैं। उसके बाद देखिए सर्वाधिक सीमा बनती है हनुमानगढ़ और महेंद्रगढ़, कम सीमा बनती है अलवर और फतेहाबाद, नज़दीकी जिला मुख्यालय कठपुतली और महेंद्रगढ़ और दूर जिला मुख्यालय सूरू और भवानी। राजस्थान की 8 जिले हरियाणा से सीमा बनाते हैं और हरियाणा के 7 जिले राजस्थान की सीमा बनाते हैं। उसके बाद गुजरात देखिए, गुजरात की कितनी सीमा बनाती है 1022 किलोमीटर और गुजरात के 6 जिले हैं और राजस्थान के भी 6 जिले गुजरात के 6 जिले हैं और राजस्थान के भी 6 जिले सीमा बनाते हैं। जैसे बाड़मेर से कचकरण, सांचौर से बनासकांठा, सिरोही से साबरकांठा, उसके उदयपुर से माहीसागर, डूंगरपुर से अरावली और बांसवाड़ा से दाहोद। सर्वाधिक सीमा लगती है उदयपुर और बनासकांठा, गुजरात से बनासकांठा। कम सीमा लगती है राजस्थान से बाड़मेर और गुजरात से लगती है कचकरण। नज़दीकी जिला मुख्यालय कौन सा है सांचौर और गुजरात का कौन सा है बनासकांठा। दूर जिला मुख्यालय कौन सा है बाड़मेर और गुजरात से कचकरण। ये देखिए राजस्थान के सीमा बनाते हैं। इसमें बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कचकरण, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहीसागर और दाहोद। इस प्रकार डायग्राम से समझाया गया है। टोटल 1022 किलोमीटर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ सीमा कितनी बनती है 877 किलोमीटर, जो कि राजस्थान के 3 जिले और उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं। कौन कौन से मथुरा और आगरा, डिग, भरतपुर और धौलपुर। सर्वाधिक नज़दीकी जिला मुख्यालय कौन सा है राजस्थान का डिग है और उत्तर प्रदेश का कौन सा है मथुरा। दूर जिला मुख्यालय कौन सा है धौलपुर राजस्थान का और उत्तर प्रदेश का आगरा। राजस्थान के सर्वाधिक सीमा बनाता है कौन सा है आगरा। देखिए 2 जिले मथुरा और आगरा, डिग, भरतपुर और धौलपुर।
लास्ट आता है पंजाब। पंजाब 2 जिलों सीमा बनती है, फाजिला और मुक्तसर। और राजस्थान के 2 जिले हैं, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। सर्वाधिक सीमा किसकी है? श्रीगंगानगर राजस्थान में, और पंजाब में किसकी है? फाजिला का। कम सीमा किसकी? हनुमानगढ़। सबसे राजस्थान में कम सीमा किसकी है? हनुमानगढ़ से, और वहाँ से कौन सी है? मुक्तसर की। जो नजदीक जिला मुख्य राजस्थान में कौन सा है? श्रीगंगानगर, और वहाँ पर कौन सा है? फाजिला का। और दूर जिला मुख्य राजस्थान में कौन सा है? तो हनुमानगढ़, और पंजाब में कौन सा है? मुक्तसर। और लास्ट देखिए डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। तो साथियों, अपन ने पहले कौन सा समझा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा समझी, और उसके बाद कौन सी? अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान के साथ में 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से? पहला मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ये 5 राज्य हैं। राजस्थान में कुल कितने जिले? 50 जिले। सीमावर्ती जिले कितने राजस्थान में? तो 28। अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? तो 22। अंतर्राज्यीय जिले कितने हैं? तो 25। और केवल अंतर्राज्यीय जिले कितने हैं? तो 25 है। और केवल अंतर्राज्यीय जिले कितने हैं? तो 23 है। इसमें से निम्न 2 जिले जो शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये 2 जिले अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है श्रीगंगानगर, और एक है बाड़मेर। टोटल जो 23 जिले हैं वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। वैसे तो 25 जिले हैं, लेकिन 2 जिले अपन जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और अंतर्राज्यीय बनाते हैं, उसको काउंट करते नहीं है। उसके बाद देखिए, राजस्थान के 4 जिले 2-2 राज्यों के साथ में सीमा निर्धारण करते हैं। राजस्थान के ऐसे जिले हैं जो केवल एक ही राज्य के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं, जो 19 जिले हैं। ऐसे 19 जिले हैं जो केवल एक ही राज्य के साथ में सीमा निर्धारण करते हैं। ऐसे 4 जिले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ में सीमा निर्धारण करते हैं, और निम्न में से 4 जिले को शामिल नहीं करते जो 2 राज्यों के साथ में सीमा है। हनुमानगढ़ पंजाब हरियाणा से, डिग जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, धौलपुर उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश से गुजरात। ये 4 ऐसे राज्य हैं, 4 ऐसे जिले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। उसके बाद देखिए, राजस्थान के सर्वाधिक जिलों के साथ में सीमा निर्धारण करने वाले जयपुर ग्रामीण करता है। ये 10 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। जो जयपुर जो ग्रामीण जिला है वो 10 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। कौन कौन से 10 जिले? देखिए, सर्वाधिक करता है टोंक, दौसा, अलवर, कोटपुतली, नीमका थाना, सीकर, डीडवाना, कुचामन और अजमेर, दूदू और जयपुर। उस 10 जिलों के साथ में जो जयपुर ग्रामीण जिला है वो टच करता है। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक सीमा का निर्धारण करने वाला टोंक करता है, जो कि टोटल 8 जिलों से सीमा जो साझा करता है, जैसे बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर ग्रामीण, दूदू, अजमेर, केकड़ी और शाहपुरा। और देखिए आगे, सर्वाधिक तथा कम जिलों के साथ में सीमा निर्धारण करने वाले जिले कौन कौन से हैं? इसमें देखिए, सर्वाधिक व कम जिलों के साथ में सीमा निर्धारण करने वाले जिले अनूपगढ़ है, डिग है, धौलपुर है, जयपुर ग्रामीण है, जयपुर है, टोंक है, जोधपुर ग्रामीण है, जोधपुर है, बारा है, झालावाड़ है और बांसवाड़ा है। ये ऐसे जिले हैं जो कम टच होते हैं, कम सीमा निर्धारण करते हैं। सर्वाधिक भी करते हैं लेकिन कम करते हैं। कम जिलों से सीमा निर्धारण करने वाले निम्न जिले: जयपुर ग्रामीण, ये केवल जयपुर ग्रामीण के साथ में सीमा निर्धारण करता है। जयपुर है जो कि केवल जयपुर ग्रामीण के साथ में सीमा निर्धारण करता है। ये जिला जयपुर ग्रामीण से घिरा हुआ है। जोधपुर है जो कि जोधपुर ग्रामीण से करता है, इसलिए। उसके बाद निम्न में 7 जिले 2-2 जिलों के साथ में सीमा निर्धारण करते हैं, जैसे अनूपगढ़ श्रीगंगानगर और बीकानेर से, खेरतती जिला जो कोटपुतली और अलवर से, डिग जो कि अलवर और भरतपुर से, धौलपुर जो कि भरतपुर और करौली से, बारा जो कि कोटा और झालावाड़ से, और झालावाड़ है जो कोटा और बारा से, बांसवाड़ा है वो प्रतापगढ़ और डूंगरपुर से। उसके बाद 8 जिले ऐसे हैं जो 7 जिलों के साथ में सीमा लगाते हैं। कौन कौन से? जैसे जोधपुर ग्रामीण, बीकानेर, पाली, ब्यावर, अजमेर, नागौर, दौसा और चित्तौड़गढ़। उसके बाद में कुछ निम्न जिले ऐसे हैं जो निर्धारण करने वाले जिले हैं, जैसे जयपुर कम जिलों के साथ सीमा निर्धारण करते हैं, जैसे जयपुर है जयपुर ग्रामीण के साथ में, जोधपुर है जोधपुर ग्रामीण के साथ में। उसमें से निम्न 6 जिले ऐसे हैं जो 3-3 जिलों के साथ में सीमा निर्धारण करते हैं, जैसे श्रीगंगानगर, उसके बाद हनुमानगढ़, उसके बाद में झुंझुनू, दूदू, गंगापुर सिटी और बाड़मेर। तो उसके बाद देखिए, राजस्थान के नए ये तो टोटल था कौन सा जिला किस जिलों के साथ में सीमा निर्धारण करता है, कितने जिले टच होते हैं, कितने जिले कम है, कितने सर्वाधिक, सारा इस क्लास में आपने देखा। उसके बाद आता है राजस्थान के नए जिलों के पुनर्गठन और पुनर्गठन। देखिए, अनूपगढ़ गठन के लिए श्रीगंगानगर जिले का पुनर्गठन किया गया था, और जिला मुख्यालय कौन सा है? अनूपगढ़। उसको देखिए, निम्न में से 5 तहसीलें
अनूपगढ़ में कौन कौन सी कितने तहसील है, तो देखा गया था अनूपगढ़ में 5 तहसीलें। अभी वर्तमान जो अनूपगढ़ नया जिला बना है, कुल 19 जिले बने हैं, जिसमें अनूपगढ़ है, अनूपगढ़ के साथ में 5 तहसीलें कौन कौन सी है, देखिए रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, उसके बाद में देखिए रावला और गमका गढ़माना, ये टोटल तहसील है। 6 अक्टूबर 2023 को खाजूवाला और सतरगढ़ को फिर से बीकानेर में मिला गया। पहले जो खाजूवाला और सतरगढ़ की तहसील थी, ये पहले अनूपगढ़ में थी, लेकिन 6 अक्टूबर 2023 को वापस उस दोनों तहसील को, खाजूवाला और सतरगढ़ को बीकानेर के साथ में मिलाया गया है। उसके बाद फलोदी जिला है। फलोदी जिला का पुनर्गठन हुआ जोधपुर से। किससे हुआ? जोधपुर से, जिसका मुख्यालय कौन सा है? फलोदी। इसमें 8 तहसील है। कौन कौन सी है? गठियाली है, आऊ है, बापणी है, लोहावटा है, सेतरावा है, देसू है और बाप है। ये टोटल फलोदी के साथ में 8 तहसील है। उसके बाद बालोतरा जिला। बालोतरा जिला का पुनर्गठन किया गया बाड़मेर से, और जिला मुख्यालय कौन सा है? बालोतरा। इनमें 7 तहसील है, जैसे गीडा, कल्याणपुर, सिंदरी, सिवाना, समदड़ी और बायतू और पंचभद्रा, ये टोटल तहसीलें है। उसके बाद सांचौर का जो पुनर्गठन किया जालोर से, और मुख्यालय कौन सा? सांचौर। सांचौर में कितनी तहसील है? 4। कौन कौन सी है? जैसे बागोड़ा, रानीवाड़ा, शीतलवाड़ा और सांचौर। अपने आप में खुद सांचौर तहसील भी है, टोटल 4 तहसील। उसके बाद सलूमर जिला है। सलूमर जिले का पुनर्गठन किया गया उदयपुर से, और मुख्यालय कौन सा? सलूमर, जिसमें 5 तहसीलें कौन कौन सी है? जिसमें सराड़ा, लसाड़िया, सलूमर, जलारा और सेमरी, ये टोटल 5 तहसील है जो कि सलूमर से। शाहपुरा का पुनर्गठन किया भीलवाड़ा से, और मुख्यालय कौन सा रहेगा? शाहपुरा। और शाहपुरा में कितनी तहसील है? 6। कौन कौन सी? फूलियाकला, जाजपुर, बदेड़ा, काचोला और कोटरी और शाहपुरा, ये टोटल 5 तहसीलें हैं, 6 तहसीलें हैं शाहपुरा में। उसके बाद केकड़ी का जो पुनर्गठन किया है वो अजमेर और टोंक जिले से किया, 2 जिलों से किया गया है, और मुख्यालय कौन सा है? केकड़ी। और केकड़ी में कितनी तहसील है? 6 तहसीलें, जिसमें टोटड़ी, सरवाड़, बिनाय, केकड़ी और टोडराय सिंह और शावर, ये प्रमुख 6 तहसीलें हैं। उसके बाद डीडावन कुसावन का जो पुनर्गठन किया है वो नागौर से किया है, और जिला मुख्यालय कौन सा है? डीडवाना। जिला मुख्यालय कौन सा रहेगा? डीडवाना, जो कि अस्थायी है। कैसा है? अस्थायी। इसमें कितने तहसील है? 8। इसमें कौन कौन सी है? छोटी खाटू, लाडनू, मोलासर, कुसावन सिटी, डीडावाना, मकराना, परबतसर और नावा, ये टोटल कितनी है? 8 तहसीलें इसमें शामिल है। उसके बाद दुदू जिला आता है। दुदू जिला का पुनर्गठन किया है जयपुर से, और मुख्यालय कौन सा रहेगा? दुदू, जो कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला है दुदू। इसमें 3 तहसीलें हैं, इसमें कौन सी? एक तो दुदू है, एक है मोजमाबाद है, एक है फागी। उसके बाद ब्यावर जिले का जो पुनर्गठन किया है वो अजमेर, भीलवाड़ा और पाली से किया गया है। किससे किया गया? अजमेर, भीलवाड़ा और पाली से किया गया, और इसमें उसका मुख्यालय कौन सा रहेगा? ब्यावर। और ब्यावर के अंदर कितनी तहसील है? 7। कौन कौन सी तहसील? देखिए, पहली है ब्यावर, दूसरी जैतारण, तीसरी मसूदा, चौथी विजयनगर, 5वीं बदनौर और 6ठी है टाटगढ़ और 7वीं है रायपुर। टोटल 7 तहसील है किसके अंदर? ब्यावर जिले के अंदर। उसके बाद नीम का थाना जिला आता है। नीम का थाना जिला का जो पुनर्गठन किया गया वो सीकर और झुंझुनू से किया गया है। 2 जिलों को तोड़ के उसका पुनर्गठन किया गया, और उसका जो मुख्यालय रहेगा वो नीम का थाना है। नीम के थाने के अंदर कितनी तहसीलें? 5। पहली तहसील है नीम का थाना, दूसरी है खेतड़ी, तीसरी है पाटन, चौथी है श्री माधोपुर और 5वीं है उदयपुर वाटी। ये टोटल 5 तहसीलें हैं। उसके बाद 12वां जिला आता है कोटपुतली बरौड़। कोटपुतली बरौड़ जिला का जो पुनर्गठन किया गया है वो जयपुर और अरवल से किया गया है, और मुख्यालय कौन सा रहेगा उसका? कोटपुतली। कौन सा रहेगा? कोटपुतली। और कोटपुतली बरौड़ के अंदर कितनी तहसीलें? 8 तहसीलें। कौन कौन सी? देखिए, ये तो कोटपुतली और बरौड़ स्वयं है। 1 से बरौड़, तीसरी निमराना, चौथी मांडर, 5वीं बानुसुर, 6ठी है नारायणपुर और 7वीं है पावटा और 8वां है विराटनगर। ये टोटल 8 तहसीलें उसके अंदर आई गई है। किसके अंदर? कोटपुतली और बरौड़। पहले जो विराटनगर जयपुर में था, अब उसको कोटपुतली बरौड़ के अंदर डाला गया, जो कि विराटनगर है, जो कि बौद्ध स्थापत्य कला का एक बौद्ध स्थापत्य के जो प्रमाण भी मिले हैं। उसके बाद 13 है खेरतल तिजारा। खेरतल तिजारा का पुनर्गठन किया गया वो अलवर से किया गया, और मुख्यालय कौन सा रहेगा? खेरतल। 7 तहसीलें खेरतल खुद एक तो है, किशनगढ़, तिजारा, टपुगड़ा, कोट कासिम, मुंडावर और हरसोती। ये टोटल 7 तहसीलें उसमें आती है। उसके बाद डिग का जो पुनर्गठन किया गया वो भरतपुर से किया गया है, और उसका डिग का जो मुख्यालय रहेगा वो डिग ही है, और 9 तहसीलें इसमें। कितनी है? 9 तहसील। एक तो डिग है, पहाड़ी है, कामा है, जुरहरा है, राहट है, राहर है, कुमेर है, जनुथर है, नगर है और सीकरी है। और टोटल 9 तहसीलें है। उसके बाद गंगापुर सिटी का जो पुनर्गठन किया गया है वो भरतपुर और करौली से 2 जिलों से किया गया है,
और जिला मुख्यालय कौन सा रहेगा, गंगापुर सिटी। और गंगापुर सिटी के अंदर कितने तहसील है, 7। कौन कौन सी है, गंगापुर सिटी, नादौती, टोडा भीम, विजपुर, वजीरपुर, तलवाड़ा, बरनाला और बावनवास। ये टोटल कितनी तहसील है, 7 तहसीलें है। किसके अंदर तहसील है, गंगापुर सिटी के अंदर। साथियों ये टोटल अपने कितने, कौन सा जिला कौन सा किससे तोड़ा गया, कौन सा किसका मुख्यालय रहेगा, कितने अंदर किसकी तहसील है, इसमें समझा। अब देखिए कुछ नोट्स प्रश्न भी बनते हैं। जयपुर ग्रामीण और जयपुर जिले के गठन के लिए जयपुर जिले का पुनर्गठन किया गया था। जयपुर ग्रामीण और जयपुर जिले के जयपुर ग्रामीण तथा जयपुर जिले के गठन के लिए जयपुर जिले का पुनर्गठन किया गया। जयपुर का जिला मुख्यालय जयपुर होगा और जयपुर ग्रामीण का जिला मुख्यालय जयपुर ही होगा, दोनों का जयपुर मुख्यालय होगा। जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर जिले के गठन के लिए जोधपुर जिले से पुनर्गठन किया गया और जोधपुर जिला का मुख्यालय जोधपुर रहेगा और जोधपुर ग्रामीण का मुख्यालय कौन सा रहेगा, जोधपुर ही रहेगा। जो आपके अंदर डाउट था वो डाउट खत्म हो गया। अब देखिए राजस्थान के 3 अन्य जिलों के नाम जिला मुख्यालय से नहीं है। कौन कौन से, राजसमंद से, जयपुर ग्रामीण से और जोधपुर ग्रामीण से। उसके बाद कुल 19 जिलों के गठन किया गया, 17 जिलों से पुनर्गठन किया गया था। 19 जिले नए बनाए गए और 17 जिलों के साथ उसका पुनर्गठन किया गया है। नवीनतम जिलों के निर्माण के लिए 16 जिलों का पुनर्गठन नहीं हुआ। नवीनतम जिलों के लिए निर्माण के लिए 16 जिलों का पुनर्गठन नहीं हुआ। गाइस आज की क्लास में अपन ने देखा राजस्थान का परिचय, राजस्थान का कौन जिले नवीनतम जिले बने, कौन कौन से राज्य किसके साथ टच हो रहा है, तमाम इस क्लास में अपन ने देखा। क्लास अच्छी लगे तो अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।